आज जो इसका बचा हुआ पार्ट है वो आज कंप्लीट करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे। असाइनमेंट आपको जो मिलेगी वो तो एओडी की कंप्लीट मिलेगी उसमें, और पार्टिकुलर टेंजेंट नॉर्मल की मैं निकलवाता हूँ क्योंकि उसमें रेट ऑफ मेजर भी होगा आपका, वो भी होगा, तो वो निकलवा के कल आपको मिल जाएगा। उसकी प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दो। और हम आज लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल करने वाले हैं। पहली चीज, लेंथ ऑफ टेंजेंट है क्या? बड़ा अजीब सा सवाल है। लेंथ ऑफ टेंजेंट जब भी हमने किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट की मीनिंग ये होती थी कि भाई आउटसाइड पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता था उसको हम बोलते थे लेंथ ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे उस टेंजेंट की बात नहीं हो रही, क्योंकि अगर वो दोनों पॉइंट पता होगा आपको और पॉइंट निकालना आता है, अभी आपने किया था कि आउटसाइड पॉइंट से कोई टेंजेंट आपने ड्रॉ किया तो आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हो, तो वो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है। लेकिन यहाँ जिस लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात हो रही है उसकी कहानी स्टोरी अलग है। वो क्या है जरा वो देखते हैं। इसलिए ये चीज समझनी होगी कि जब आएगा कोई आउटसाइड पॉइंट गिवन होगा तो आउटसाइड पॉइंट से लेके उस कर्व के ऊपर जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जिसको बोलते हैं उसके बीच का आपको वो निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक टेंजेंट ही बना ले रहा हूँ, उसके ऊपर एक कर्व ड्रॉ करता हूँ। ये एक कर्व है जिसको ऐसे यहाँ टच कर रहा है, और इसी कर्व के ऊपर हमें एक नॉर्मल चाहिए, तो हमने ये नॉर्मल बना लिया। ये पॉइंट जो है इसको मैंने P ले लिया, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं उसको मैंने x और y ले लिया। अब क्या है स्टोरी, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। और मैं इन सब की नेमिंग कर देता हूँ। ये P है, यहाँ पे A है, ये B है, और ये C है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट की क्या मीनिंग यहाँ पे? तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है उसकी मीनिंग है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू AP। इसका मतलब वो आउटसाइड पॉइंट वो होगा जहां पे वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो जब आउटसाइड पॉइंट ना गिवन हो और आपसे लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा जाए तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इस टेंजेंट को आपने एक्सटेंड किया, वो एक्स एक्सिस को जहां कट कर रही है वहां से लेके और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो लेंथ होगी उसको लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। हाँ शुभम बताओ। सर ये पैरेलल हुआ तो कौन पैरेलल हुआ? एपी एक्स एक्सिस कट ही नहीं करा, मतलब जब कट नहीं किया तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जीरो हो गया आपका, उसमें क्या दिक्कत है? लेंथ ऑफ टेंजेंट जीरो हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यस ओके। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हम एपी की बात करते हैं। अब एपी निकालने के दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो ये एंगल मिल जाए जिसको हम थीटा बोलते हैं, ये पॉइंट पी है तो पीसी की लेंथ आपको पता है ये वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी, तो ये क्या है बेसिकली वाई है, यही है ना, ये क्या है वाई है। और वाई और इसमें जो रिलेशन है वो साइन थीटा का है। तो अगर बोला जाए कि भाई साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा इज बेसिकली वाई अपॉन एपी। तो एपी की लेंथ जो होगी, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या हो गया, दैट इज वाई कोसेक थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? वाई कोसेक थीटा। अब वाई कोसेक थीटा है तो भाई थीटा में तो हम डील कर नहीं रहे, हम तो कैलकुलस में डील कर रहे हैं। कैलकुलस में अगर डील कर रहे हैं तो मैंने इसको लिखा दिस इज इक्वल टू वाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट कर दिया। कोसेकेंड थीटा की लेंथ है तो मॉड साइन के साथ तो होगा ही, ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ भी मॉड लग जाएगा। फिर बात वही की वही है कि भाई आप कॉट थीटा के साथ भी डील तो कर नहीं रहे, आप डील किसके साथ कर रहे हो? आप डील कर रहे हो डी बाई डी एक्स के साथ। तो आपको पता है कि tan थीटा डी बाई डी एक्स है, तो कॉट थीटा क्या होगा, डी एक्स बाई डी वाई होगा। तो डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर किस पॉइंट पे, एट एक्स वाई।
या x1 y1 जो भी लिखना है यहाँ। x1 y1 करोगे तो x1 y1 लिख देना, xy लिखा होगा तो xy हो गया आपका। तो अगर थीटा गिवन हो तो इस टर्म में, थीटा गिवन हो तो ऐसे सोच सकते हैं, थीटा नहीं गिवन, कर्व की इक्वेशन गिवन है, dy by dx और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है, तो ऐसे निकाल लेंगे कि भाई ये है। दिमाग में ये भी बात आएगी कि क्यों करें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, फिर उनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो थोड़ा सा टाइम ये सेव करेगा, इतनी कहानी है। अब बात करें कि लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल के लिए हमें देखना है, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नॉर्मल एक्स एक्सिस को जहां कट करेगी वो लेंथ ऑफ नॉर्मल है, दैट मींस पीवी इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ देखिए ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। ये 90 है, ये आपका हाइपोटेन्यूस पीवी, और ये आपका बेस हो गया, तो बेस और इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो cos थीटा का, अगर cos थीटा आप निकालें तो cos थीटा आप लिख सकते हैं क्या, दैट इज y अपॉन pv, तो pv की लेंथ जो होगी वो क्या आ गई आपके पास, y sec थीटा। इसको आप लिख सकते हो y अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा को आप फिर से लिख सकते हो क्या, y अंडर रूट 1 प्लस dy by dx एट x1 y1, या यहाँ पे पॉइंट हमने xy लिया है तो xy इसका होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब सब टेंजेंट क्या होता है और सब नॉर्मल क्या होता है, तो सब टेंजेंट की बात करें कि सब टेंजेंट क्या है हमारा, तो सब टेंजेंट है टेंजेंट का प्रोजेक्शन जो एक्स एक्सिस पे होता है, ये टेंजेंट था हमारा एपी, और इसका प्रोजेक्शन जो है एक्स एक्सिस पे वो क्या है, दैट इज एसी, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज एसी। अब एसी के लिए क्या रिलेशन होगा हमारे पास, एसी हमें फाइंड आउट करना है, एसी हमें फाइंड आउट करना है, ये बेस है और ये आपकी हाइट है, तो आप बोलो कि भाई tan रिलेशन आप ले लो, tan कॉट जो भी आपका दिल करे, तो tan थीटा हमारा हो जाएगा y अपॉन एसी, और एसी की लेंथ जो हो जाएगी वो y कॉट थीटा हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी लेंथ आपने लिख दी y कॉट थीटा, या फिर इसको आपने लिख दिया y dx by dy एट x, y। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की बात करें, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो सब नॉर्मल क्या होगा, तो सब नॉर्मल जो है वो वही है नॉर्मल का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे जो हो, इसका मतलब हम बीसी की बात कर रहे हैं, और बीसी की बात करें तो बीसी और पीसी में क्या रिलेशन है, तो tan थीटा का। आपने बोला कि यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में आप tan थीटा ले लो, एंड tan थीटा इज इक्वल टू बीसी अपॉन वाई, तो बीसी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई, दैट इज वाई tan थीटा। यहाँ पे हमने बीसी लिखा, बीसी की जगह हमने वाई tan थीटा लिख दिया, और वाई tan थीटा की जगह हमने ये लिख दिया वाई dy by dx एट x1 y1। जब पॉइंट नहीं गिवन होगा तो एक्स वाई ले लेंगे, मर्जी है x1 y1 ले लें, एच के ले लें, कुछ भी ले लें, तो ये चार चीजें आएंगी जो लेंथ से रिलेटेड हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपकी यूज होनी है, कैलकुलस में ग्लोबल इसकी ग्लोबल यूज है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपके कर्व जो है वो रिस्ट्रिक्टेड कर्व थे, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, यही था, तो सारे कर्व उसके अंदर आते नहीं है। कैलकुलस में आप फ्री हो गए, फंक्शन पढ़ा तो आपने दुनिया भर के कर्व पढ़े, तो ये किसी पे भी एप्लीकेबल होगा। और जब आउटसाइड पॉइंट नहीं गिवन हो तो ये चीज दिमाग में आनी चाहिए कि भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है। अब इस पे बेस्ड दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं हम। एक पहला क्वेश्चन लिखिए, ये एज ए फॉर्मूला यूज भी होता है, ये है शो दैट फॉर एनी कर्व, तो ऑब्जेक्टिव में ये डायरेक्टली यूज हो जाएगा आपके लिए। सब टेंजेंट मतलब लेंथ की बात हो रही है, सब टेंजेंट अपॉन सब नॉर्मल, नॉर्मल ऊपर ले लो, सब नॉर्मल अपॉन सब टेंजेंट, इनका रेशियो जो है वो लेंथ ऑफ नॉर्मल अपॉन लेंथ ऑफ टेंजेंट के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, आपको दिख भी रहा है भाई, कोई कर y इक्वल टू fx ले लें और उसमें कोई भी तीन चीजें दे दें या दो दे दें, इसका रेशियो पूछ ले, या तीन दे दें चौथा पूछ ले, कुछ भी ऐसा होगा तो आप अगले वाला फाइंड आउट कर सकते हो। तो सब टेंजेंट अपॉन सब नॉर्मल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो एलएचएस हम ले लेते हैं, एलएचएस क्या है हमारे पास, आप किसी भी टर्म में ले लो, कोई जरूरी नहीं कि इसी टर्म में लेना है। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या है, y tan थीटा, और ये क्या है y cot थीटा, तो आप इसी टर्म में लिख लो y tan थीटा, y cot थीटा, क्या क्या है ये, y tan थीटा डिवाइडेड बाय y cot थीटा। ये y और y कैंसिल आउट हो गए, और फाइनली आपके पास कितना आ गया, दैट इज tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली लेंथ ऑफ नॉर्मल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ, तो ये y sec थीटा और वो y cosec थीटा,
y sec थीटा, और वो है आपके पास y cosec थीटा, तो इसका होल स्क्वायर है। तो आपने बोला कि ये y कैंसिल, sec थीटा नीचे आ गया, cosec थीटा ऊपर चला गया, दिस इज आल्सो इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये रिलेशन याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये डायरेक्टली आपका यूज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट the subtangent at any point, the subtangent at any point on the curve x raised to the power a into y raised to the power b is equal to c raised to the power a plus b varies as the x coordinate, varies at the x coordinate, x coordinate के साथ वेरी करेगा। x के साथ वेरी करेगा क्या मतलब, तो ये है आपके पास सब टेंजेंट लिखा है, मतलब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात हो रही है। सब टेंजेंट में लिखा है तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात हो रही है। अच्छा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात हो रही है तो dy बाई dx तो चाहिए होगा। अब dy बाई dx निकालने के लिए क्या करें, या तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर ले, तो हमने लिखा x रेज टू द पावर a, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं by रेज टू द पावर b माइनस 1 dy बाई dx एंड प्लस a x रेज टू द पावर a माइनस 1 इंटू y रेज टू द पावर b दैट इज इक्वल टू 0। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो dy बाई dx आ जाएगा हमारा a, ये इधर गया, माइनस एक्स की पावर a माइनस 1, नीचे x की पावर a आएगा, तो नीचे एक x बच जाएगा हमारे पास, b यहाँ नीचे आएगा, x आ गया, और y की पावर b है, नीचे y की पावर b माइनस 1 आएगा, तो ऊपर ये y बच जाएगा। क्या गया, अब dy बाई dx निकाल लिया। अगर पॉइंट किसी पॉइंट की बात करते हैं तो वो पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, xy ले ले, कुछ भी ले ले, या इसी टर्म में रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। वो पॉइंट xy है जो इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब सब टेंजेंट की बात हुई, तो सब टेंजेंट की लेंथ अभी देखी थी आपने, ये रहा सब टेंजेंट, क्या है हमारा y कोऑर्डिनेट इनटू dx बाई dy एट xy, ये y dx बाई dy। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू y dx बाई dy। यहाँ पे हमने पुट कर दिया y dx बाई dy क्या हो जाएगा, माइनस बी एक्स अपॉन ए वाई, y और y कैंसिल आउट हो गए, सो इट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन एक्स। ये तो कांस्टेंट है, तो आप बोल सकते हो कि ये वेरी कर रहा है किसके अकॉर्डिंग, x के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, और उसका ये कांस्टेंट जो है वो क्या है, दैट इज माइनस बी बाई ए। ये चीज भी कहीं कहीं काम आ जाती है डायरेक्टली कि भाई सब टेंजेंट की लेंथ जो है वो वैसे ही वेरी करेगी जैसे x कोऑर्डिनेट वेरी करेगा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट की वेरी करने पे उसमें कोई चेंज होगा, तो नहीं होगा, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, जब इस वाले कर्व की बात होगी तब, सारे कर्व के लिए नहीं है। नेक्स्ट हम बढ़े, कुछ ऐसा ही एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पे कि what should be the value of n in the equation of the curve y is equal to a raised to the power 1 minus n into x raised to the power n, so that the subnormal may be of constant length। ऐसा क्या हो कि सब नॉर्मल की लेंथ जो है वो कांस्टेंट हो जाए, तो n की वैल्यू क्या होगी। मैं चाहूंगा एक बार आप लोग पहले ट्राई करो और फिर उसके बाद से हम इसको डिस्कस करते हैं। एक बार आप लोग ट्राई करें इसको। n की किस वैल्यू के लिए सब टेंजेंट जो है वो कांस्टेंट लेंथ का होगा इस कर्व के ऊपर। कर्व आपको क्लियर दिख रहा है क्या है, n की वैल्यू 1 होगी तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, कोई नॉर्मल की कहानी खत्म। तो n की वैल्यू 2 हो सकती है, 0 और 1 के बिटवीन हो सकती है, 0 से माइनस इन्फिनिटी के बिटवीन हो सकती है,
1 से इन्फिनिटी के बिटवीन हो सकती है, लेकिन 1 ही होगी। हाँ जैस्पर बताओ। सर हाफ n की 1 वैल्यू by हाफ 2। 1/2 बिल्कुल ठीक है। क्या किया है जैस्पर? तो y डिवाइड बाय dx निकाल लिया उसमें। y डिवाइड बाई dx निकाले, बिल्कुल सही है। बाकी लोग भी देख लीजिए, बिल्कुल सही किया इसने। dy बाई dx निकाला, dy बाई dx आपका क्या हो गया? dy बाई dx इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है तो इसको कोई फर्क तो पड़ना नहीं, n x n माइनस 1। अब सब नॉर्मल जो होगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, वो किसके इक्वल होता है? लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू y इंटू dy बाई dx। अब ये x की टर्म में है और आपको पता है कि xy जो है सेटिस्फाई करता है, तो y की जगह आपने ये लिख दिया a की पावर 1 माइनस n x रेज टू द पावर n, और dy बाई dx की जगह लिख दिया ये a रेज टू द पावर 1 माइनस n इंटू n इंटू x रेज टू द पावर n माइनस 1। तो गायब किसको करना है? इसी को करना है, बाकी किसी से तो प्रॉब्लम है नहीं। a की पावर ये ट्वाइस ऑफ 1 माइनस n हो जाएगा, ये वाले n को इधर लिख देते हैं, x की पावर जो है वो 2n माइनस 1 हो गई। इसको गायब करना है, इसको गायब करने के लिए क्या करना होगा? 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू हाफ। तो ये n हाफ होगा, तो ये सब टेंजेंट सब नॉर्मल। तो ये कोऑर्डिनेट के किसी क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है, ये आपके कैलकुलस के किसी क्वेश्चन, क्योंकि सब अब मिक्स है। आप ऐसे नहीं मान के चलोगे कि ये अलग है वो अलग है, कुछ ऐसा निकालना है, ऐसा कुछ होगा नहीं आपकी लाइफ में। तो टैंजेंट नॉर्मल में तो इतना ही करना है। मैं थोड़े से क्वेश्चन और करा देता हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाए। एक तो क्वेश्चन और लिखो, आप लोग भी ट्राई करो। फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, क्योंकि क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा याद भी हो जाएगा। सब टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पे पॉइंट आने शुरू हो गए माइनस a पे, तो अब जो लेंथ जो है वो एक ही टर्म में निकलेगी। तो सब टेंजेंट की लेंथ निकालनी है आपको। Find the length of subtangent to the curve x square y square is equal to a4 at point minus 1 and 1. सिद्धार्थ, ठीक है। हाँ सिद्धार्थ बताओ। ए आएगा सर। ए क्या आया? ए ए। सब टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? सब टेंजेंट की लेंथ कैसे निकालते हैं? बोलो। सब टेंजेंट जो है वो हमारा क्या है? y इंटू y dx by dy। dx by dy एट दैट पॉइंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये इसने निकाल दिया। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमने अगर डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इंटू 2y dy by dx एंड प्लस 2x y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। और फाइनली dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो dy by dx ये इधर रहेगा, ये माइनस हुआ एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई, फाइनली माइनस वाई बाई एक्स। और dx बाई dy एट दैट पॉइंट क्या होगा? तो dx बाई dy एट माइनस ए एंड ए, वही उल्टा हो जाएगा आपके पास, माइनस एक्स अपॉन वाई पुट करेंगे तो वही ए अपॉन ए, हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। तो सब टेंजेंट की लेंथ जो होती है, अभी बताया सिद्धार्थ ने, ये y इंटू दिस होती है। तो ये y क्या है हमारा? a है, a इंटू 1। अगर ये माइनस ए होता तो क्या लिख के आते सिद्धार्थ? अगर ये माइनस ए होता तो लेंथ नेगेटिव कैसे होगी सर? हाँ, तो उसको क्या लिख के आते आप? आप लिख के क्या यही आते? लिख प्लस के आते हैं, पॉजिटिव लिख के आते या मॉड लगा देते जब भी आप कंफर्म ना मोड हो? लगा देते हैं। हाँ, उसके साथ मॉड आप यूज कर लो, मॉड जरूरी है। एक क्वेश्चन और देखें इसी में कि इफ एस टी एंड एस एन, एस टी एंड एस एन आर the lengths of the subtangents and subnormal, subtangent and subnormal at the point
at the point theta is equal to pi by 2. On the curve x is equal to a into theta plus sine theta and y is equal to a 1 minus cos theta, then ये चार ऑप्शंस हैं जो आपको चेक करने हैं, इनमें से कौन सा होगा। st is equal to sn, st is equal to 2 times of sn, st square is equal to a sn cube, and option D st cube is equal to a sn। मुझे लगता है ये भी आप लोग कर सकते हो, ट्राई कर लो एक बारी, कोई दिक्कत है तो बताओ। क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या है, dy by dx निकालना, उसकी जरूरत तो होती है, पैरामेट्रिक फंक्शन है, dy by dx निकाल लिया। तो पहले y वाला डिफरेंशिएट होगा थीटा की टर्म में, तो a रह गया cos थीटा का 1 का वो a sin थीटा, अच्छा सिद्धार्थ ने निकाल भी लिया। गुड, हाँ सिद्धार्थ बताओ। यही आएगा इसका भी अच्छा ए ऑप्शन ना, ए ऑप्शन ना, यस सर। ओके चलिए, यहाँ से हमने a sin थीटा और नीचे जो है इसका डेरिवेटिव होगा, तो ये आ गया a 1 प्लस cos थीटा। अब dy by dx निकाल लेते हैं, dy by dx एट द पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये a और a तो कैंसिल आउट हो गया था, sin थीटा आपका 1 हो जाएगा, cos थीटा 0 हो जाएगा, तो फाइनली ये कितना आ गया 1/1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो dx by dy भी यही जाएगा, कोई चेंज तो होना नहीं। तो st जो है वो हमारा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे बस ये चीज सीखने वाली थी कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो आपका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a थीटा बाई 2 प्लस 1, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा जब थीटा आप पाई बाई 2 पुट करोगे तो ये कितना हो गया 0, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल टू a। x कोऑर्डिनेट की तो जरूरत होती नहीं, st आपने निकाला है, अभी निकाला है, क्या निकाला था, सब टेंजेंट। सब टेंजेंट क्या था आपके पास, y इंटू डी एक्स बाई डी वाई, तो यहाँ y कितना है a, और dx बाई डी वाई भी कितना होगा 1 होगा, और sn जो होता है वो क्या होता है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वो भी 1, तो ये y कोऑर्डिनेट a है आपका, ये भी है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वो तो क्लियर है आप लोगों को, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन दूँ और वो आप सॉल्व करो इसको, कि द एंगल बिटवीन the tangents at those points on the curve x is equal to t square plus 1 and y is equal to t square minus t minus 6, where it meets x axis। ये जहां x axis को मीट करता है, तो ये है आपके पास वो एंगल जो होगा वो होगा प्लस माइनस tan इनवर्स 4/29। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास प्लस माइनस tan इनवर्स 5/29। थर्ड है आपके पास प्लस माइनस tan इनवर्स 10/49, एंड ऑप्शन डी प्लस माइनस tan इनवर्स 8/29। अब यहाँ पे मैं कुछ पूछना चाहूँगा किसी से कि इस क्वेश्चन की क्या मीनिंग है। जेसिका, ये कितने कर्व है बच्चे, जेसिका जोशी अनम्यूट करो, कहीं गायब है। ओम दत्त, ये एंगल बिटवीन टू कर्व है या क्या है। प्रणव, मैं जिसका नेटवर्क आ रहा हो, बहुत सारी समस्या भी रहती है, नेटवर्क नहीं आ रहा है। प्रशांत, तुम्हारे यहाँ तो ब्रॉडबैंड है।
तुम्हारे यहाँ तो देख लिया था, तो ये बात हो ही नहीं सकती। हाँ, ये क्या है बेसिकली, क्वेश्चन क्या है वो मेरे को बताओ सर ये भाई। एंगल बिटवीन टू कर्व है या एक ही कर्व का कुछ ऐसा है या एक क्या है? कर्व है जिसके अंदर दो टेंजेंट दे रखी है, तो उनके बीच का एंगल बताना है। हाँ बिल्कुल, ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करेगा, इसका मतलब मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगा, उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, ट्राई कीजिए अरे ये जरा क्या इसको। हाँ फिर हमने क्या हो गया? बंद कर फिर हेलो, मैं कुछ नहीं बोल रहा, हाँ प्रशांत, अच्छा मैं जेसिका, कुछ नहीं बोला। एक मिनट। हाँ जेसिका, तुम हो यहाँ? जेसिका, जो उसका थोड़ी प्रॉब्लम थी सर, नेट की आवाज कम आ रही थी। चलिए, एक ही कर्व है, तो फाइनली आपको क्या करना है कि भाई ये एक्स एक्सिस को जहां मीट करेगा, एक्स एक्सिस को जहां मीट करेगा, इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस को जहां मीट करेगा वहां वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो आप बोलो कि सर पहले वो पॉइंट निकालते हैं, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे, ये हमारे पास आ गया टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। ये कॉमन ले लिया हमने, t माइनस 3 एंड t प्लस 2, यही होगा। इसका मतलब वो पॉइंट क्या है, t इज इक्वल टू 3 और t इज इक्वल टू माइनस 2। इन दोनों पॉइंट पे हम इस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उन टेंजेंट्स के बीच का हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो जरा एंगल निकालिए, फिर उसके बाद बात करेंगे ये प्लस माइनस क्या है और ये यहाँ पे क्यों लगाया है। तो दोनों के बीच का आप निकालो। उसके लिए क्या चाहिए आपको, आपको निकालना पड़ेगा क्या, आपको निकालना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स दोनों पॉइंट पे निकालेंगे, दो टेंजेंट्स आपके पास आ जाएंगे और फिर उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालेंगे। तो क्या आया dy बाई डी एक्स, आप बोलो dy बाई डी एक्स यहीं से निकाल लो, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, तो ये आ गया 2t माइनस 1, 6 का डेरिवेटिव 0, और यहाँ से इसको डेरिवेट करो तो इसका आ गया 2t। अब स्लोप जो आपको निकालना है एट t इज इक्वल टू 3, तो वो कितना आएगा, उसको m1 मान लेते हैं, तो 6 माइनस 1 दैट मीन्स 5/6, और एट पॉइंट माइनस 2, एक पॉइंट हमारा क्या था -2, तो एट -2 t इज इक्वल टू -2, इस पे जो स्लोप होगी वो होगी m2, और m2 हमारी हो गई -2, यहाँ पुट कर तो -4 -5, ये आ गया -5, और नीचे आपके पास आ गया -4, तो फाइनली ये 5/4 आ गया। अब तो कोई दिक्कत है नहीं, आप बोलो कि अच्छा हाँ शुभम, हाँ बताओ शुभम। सर ये अलग अलग कर्व भी तो होते हैं। ये अलग अलग कर्व नहीं है, क्यों नहीं है जरा ये देखिए। सबसे पहले बात मानिए आप कि आप जो कर रहे हो वन वेरिएबल कर्व बोल रहे हो, ठीक है ना, आप पूरी कैलकुलस किस में कर रहे हो, कैलकुलस इन वन वेरिएबल, और x भी t पे डिपेंडेंट है, y भी t पे डिपेंडेंट है, तो इनका कार्टेशियन इक्वेशन आप निकालोगे। आप पूछो कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकाले फिर, तो भाई यहाँ से आप टी स्क्वायर की वैल्यू निकालो या टी की वैल्यू निकालो, तो टी की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, मैं थोड़ी देर म्यूट कर रहा हूँ, उधर आवाज आ रही है, फिर से आप पूछ लेना। आप क्या करो, टी की वैल्यू निकालो, तो टी की वैल्यू फाइनली बच्चे क्या आएगी आपके पास, x माइनस 1 का अंडर रूट, इसको उठा के आप यहाँ पे पुट करोगे, ये आ गया आपके पास y इज इक्वल टू x माइनस 1 माइनस अंडर रूट x माइनस 1 एंड -6, ये कर्व है। इस कर्व को आप थोड़ा सा और ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, y माइनस x माइनस 1 -6 -7, तो इधर आया तो ये +7 इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट x माइनस 1। अब इसकी स्क्वायरिंग कर दो, बेसिकली कर्व ये है, ये y माइनस x प्लस 7 का होल स्क्वायर। आगे थोड़ी बहुत और सिंप्लीफिकेशन करना चाहोगे वो कर लेना, ये बेसिकली ये कर्व है। अब तुम्हारे दिमाग में जो बात आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, बिल्कुल ये एक कर्व हो सकता है, एक पैराबोला है ये, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, ये भी पैराबोला है, लेकिन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आप तो या तो y और t को प्लॉट कर सकते हो या x और t को प्लॉट कर सकते हो, 3 डायमेंशनल तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 2D की चीज है और ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है तो एक ही कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो वाला कर्व ये है। तो यहाँ के बाद तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, m1 आपके पास है ही, m2 आपके पास है ही, आप tan थीटा निकालते हो, tan थीटा, हाँ फिर से बोलो शुभ। सर 3D में होता जब भी तो स्लोप तो निकल ही जाता। अरे 3D पढ़नी ही नहीं है ना, 3D में तो तेरे को स्ट्रेट लाइन पढ़नी है सब, बाकी कोई सिलेबस में है ही नहीं। तो इसका मतलब जिस रास्ते जाना नहीं उसके बारे में इतना क्यों सोचे, बिल्कुल होगा, तुम्हारे दिमाग में जो बात आ रही है वो बिल्कुल परफेक्ट है कि भाई आप इसको 3D में ले लो, एक पे x एक्सिस दूसरे पे y एक्सिस तीसरे पे जो है वो t रहेगा, दो कर्व हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आप उस रास्ते जा ही नहीं सकते क्योंकि वो आपके घर का पता है ही नहीं, तो इसलिए आप नहीं जा रहे हैं। अच्छी बात याद दिलाई, एक बार इसी के साथ और डिस्कस कर लेते हैं भाई, थोड़ा बहुत तो 3D हमने किया हुआ है ना हल्का फुल्का। ये बताओ ये किसकी इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 0, कौन बताएगा, x इज इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन है, बता सकता है कोई, जैस्पर सिद्धार्थ सब, अच्छा ठीक है एक एक करके पूछ लेते हैं। सिद्धार्थ तुम बताओ क्या है, प्रशांत भी है, YZ प्लेन की, हाँ YZ प्लेन की। मैंने तो ये डिस्कस नहीं किया कि भैया ये 2D है कि 3D है, 2D है तो ये क्या है,
वाई एक्सिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और 3D है तो क्या है, वाई जेड प्लेन है। तो ये तो डिपेंड करेगा कहानी क्या है, कहानी क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें वर्क करेंगे। अगर टी को हमने थर्ड कोऑर्डिनेट में मान लिया तो बिल्कुल वो दो अलग अलग कर्व है भाई, हो सकता है मिल रहा है, हो सकता है ना मिल रहा है, क्योंकि वो एक्स और टी के बिटवीन है और वो वाई और टी के बिटवीन है। हो सकता है मिल भी जाए, नहीं भी मिले, दोनों को इक्वेट करके फिर चेक करेंगे मिलेगा कि नहीं। आओ ये भी देखते हैं कि भाई दोनों कर्व मिल सकते थे कि नहीं। तो भाई आप क्या करते हैं, ये टी स्क्वायर है, यहाँ से आप वैल्यू निकालते किसकी, ये अलग है, ये एक्स और टी के बिटवीन है, ये वाई और टी के बिटवीन है। तो टी पे जाके दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं अगर, तो उसके लिए कंडीशन आपको निकालनी पड़ती। एक काम करते हैं, इन दोनों को इक्वेट करते हैं। इक्वेट भी करेंगे कब, लेकिन अलग अलग नहीं होगा, नहीं निकाल सकते, यहाँ पे अलग अलग कहानी है, तो ये निकलेगा नहीं आपका। और ये जो है टैंजेंट नॉर्मल की कहानी बस इतनी है। अब आपको करनी है प्रैक्टिस, और सबसे पहली प्रैक्टिस करनी है आपको एनसीईआरटी। और एक अच्छी खबर जो आप लोगों ने सुनी होगी कि कोई बताएगा मुझे आपके स्कूल के बोर्ड का टॉपर कौन है, पता है किसी को? जो कल रिजल्ट आया है परसों, बोर्ड का टॉपर कौन है? बोर्ड का टॉपर लक्ष्य है और नितिन है, जिन दोनों के नंबर सेम है। लक्ष्य आपको याद होगा, वो तुम्हारे साथ ही था, तुम्हारे सेक्शन में था, बाद में वो T1 में गया, उसके बाद वो B1 या M1 कौन सा सेक्शन है उसमें चला गया। तो बोर्ड की तैयारी ऑल टुगेदर डिफरेंट है। बाकी लोगों का देखिए 95 प्लस में डिफरेंट चेहरे आए, अलग अलग बिल्कुल। तो वो अगर फोकस करते हो तो उस फोकस के लिए आपको एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर एग्जाम्पलर आपने सही समझ के कर लिया तो आपके मेंस की भी तैयारी हो गई, इतना मान के चलिए। मेंस में उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, और जो डिफिकल्ट आता है वो IIT एडवांस से भी डिफिकल्ट आता है, फिर तो वो अपने एक्सट्रीम लेवल वाला क्वेश्चन होता है। और बाकी जो क्वेश्चन होते हैं इन्हीं दोनों बुक के आसपास होते हैं। बस क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए आपको कि भाई ये क्वेश्चन पूछा गया, इसमें क्या क्या चीज़ जो है ये जानना चाहते हैं, इनको पता हो कि भाई ये वाली चीज़ में ये फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप उसको कभी भी हल्के में नहीं लोगे कि भाई मुझे करना ही नहीं है, मुझे कंपटीशन वाला करना है। और ये चीज़ समझाई कि भाई मैथ्स में तो थोड़ी बहुत गाड़ी आपकी निकल भी जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बहुत बुरी तरीके से हार जाओगे, बहुत बुरी तरीके से। हाँ सिद्धार्थ बोलो। सर अल्फा का रिजल्ट कैसा है 12th में? अच्छा है अल्फा का रिजल्ट। 2-3 बच्चे जो है उनकी समस्या रही है 95 प्लस में, जो है अल्फा से वो है अपना ललित, और 90 प्लस वाले हमारे जो बच्चे हैं उनमें वो है ये क्या बोलते हैं देवेश है। रिजल्ट मेरे पास पड़ा होगा तो मैं रिजल्ट ही बता देता हूँ आप लोगों को। तो रिजल्ट ठीक है, 1-2 बच्चे हैं वो थोड़े से थे, और बच्चे इतने कम थे कि आप उसको ये नहीं बोल सकते थे कि भाई आप चले जाओ इस सेक्शन से। रिजल्ट होगा, मैं अभी देखता हूँ यहाँ, आपको रिजल्ट ही बता देता हूँ। तो रिजल्ट बाकी ईयर से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो पहला ईयर है जिसमें आप अपने बच्चे से रिजल्ट निकाल रहे हो। ये है अल्फा का रिजल्ट, 95.6% है ललित के, 94.4 है देवेश के, विपिन के है 94.4, हिमांशु शर्मा है 92.2, अभिषेक जिलोवा है 91, अभिमन्यु है 85, दीपक 85, राजेंद्र सिंह 81.8, गौरव जो है 80 है, 75, 73, 72, बाकी नीचे तो थोड़ी है। और सबसे चमत्कारी बच्चा है वो कृपा शंकर। वो इसलिए चमत्कारी बच्चा है कि उसने मैथ्स बायो दोनों ले रखी थी, और फिर भी वो 80% निकाला। और उसने बायो की क्लास पूरी 11 जो है उसने निकाली थी कहाँ, मेडिकल में, और पूरी 12th निकाली कहाँ, नॉन मेडिकल में। तो रिजल्ट तो ठीक है, रिजल्ट में कोई वैसी दिक्कत नहीं है। और रिजल्ट जेई का जो होता है यही है, जैसे 1-2 बच्चों की समस्या आ रही है, ये आपको पता है कि आप NIT में जाना चाहते हैं या IIT में जाना चाहते हैं, मिनिमम परसेंटेज आपकी 75% है। तो 75 से तो कम नहीं होना चाहिए। फालतू जितने हो जा रहे हैं सब ठीक है, क्योंकि CBSE के नंबर से कुछ होता नहीं। CBSE के नंबर से सिर्फ ग्रेजुएशन में एडमिशन होता है किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, बाकी तो कुछ होता नहीं। लेकिन फिर भी अच्छा स्कोर है, T1 का भी अच्छा स्कोर रहा। वो दूसरे वाला सेक्शन जो T2 था उसमें भी बहुत अच्छा, उसमें तो 3 बच्चे जो है वो 95 प्लस हैं, 3-4 बच्चे T1 में 95 प्लस हैं, 1-2 बच्चे जो है वो M1 के 95 प्लस है। जो स्कूल का टॉपर है वो कॉमर्स का है 97.6। तो हर तरीके का था उसमें रिजल्ट। तो प्रैक्टिस करनी होगी, इस चक्कर में इस लड़ाई में मत पड़ना कि भाई जेई की तैयारी हो रही है तो बाकी तैयारी से हमें कोई लेना देना है नहीं। तो टैंजेंट नॉर्मल के कल तक मेरे पास डाउट आ जाने चाहिए कि सर ये सारे डाउट हैं, ये आप डिस्कस कर लो। कल जो है एक PDF मैं टैंजेंट नॉर्मल का भेज दूंगा आपको, और टैंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड कुछ सब्जेक्टिव और दूसरे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा, वो आपको करना है। और परसों से नेक्स्ट क्लास से, मतलब कल की बाद वाली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रॉलिस एंड लैग्रेंज थ्योरम, रॉल्स थ्योरम एंड LMVT। उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे उसके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो कल मिलेंगे फिर, शायद अगर टाइमिंग में चेंजेस हो, कुछ होने वाले हैं चेंजेस, मैंने बोला भी था मॉर्निंग वाली क्लास के लिए, अभी शायद हुआ नहीं, 1-2 दिन में पूरे स्कूल का ही टाइम चेंज हो रहा है, तो इसलिए वेट कर रहा हूँ। तब तक के लिए आप मान के चलो कि कल भी आपकी क्लास जो है वो 5:15 पे ही हो रही है।
ठीक है, तो कल 5:15 मिलते हैं। टैंजेंट नॉर्मल की आज प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। ओके।